हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हमारा आपका एक प्यारा सा खूबसूरत चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जहां पर हम अभी 12th की जो बायोलॉजी है, जो सेकेंड लेसन है उसका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसका आज हम आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। आई होप आपने इसके पहले वाला पार्ट देखा होगा, तब आपको बातें और अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी हमारी। और आज हम देखिए, आपको कल हमने क्या बताया था, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण की मैंने क्या किया था, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन की मैंने डिफिनेशन कल आपको क्लियर किया था। जहां पे डाउट थे डायग्राम के थ्रू मैंने, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके पहले वाला टॉपिक और अच्छा तरीके से देखें तो आपको ये बातें एकदम क्लियर होंगी। तो स्वपरागण के लिए जैसे मैंने बताया था कि जब परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। और स्वपरागण में क्या होता है, पौधा आपका बदलता नहीं है। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि स्वपरागण के लिए पौधों में क्या क्या, जान लीजिएगा, अनुकूल दशाएं होनी चाहिए। व्हाट आर फेवरेबल कंडीशन ऑफ प्लांट इनटू द सेल्फ पॉलिनेशन। कौन कौन सी डिजर्व कंडीशन होनी चाहिए कि पौधे में स्वपरागण हो, और फिर स्वपरागण से क्या लाभ होता है और स्वपरागण से क्या आपकी हानियां हुआ करती हैं, वही इस टॉपिक में आज हम क्या करेंगे, इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि स्वपरागण के लिए सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या हुआ करता है, इस चीज को आप समझिए। द्विलिंगिता हिंदी में उसको कहा करते हैं। मैंने जब आपको पौधों में और पुष्पों में जब लैंगिकता आपको पढ़ाया था तो वहां पे बताया था द्विलैंगिकता या द्विलिंगी किसे कहते हैं। मतलब कि ऐसे पुष्प जिसमें क्या हुआ करता है, पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों अगर उपस्थित है तो उसी पुष्प को हम लोग बाइसेक्सुअल या कंप्लीट फ्लावर कहा करते हैं। दीज आर फ्लावर्स इन विच प्रेजेंट्स एंथर्स एंड गाइनोसियम इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअलिटीज, दीज फिनोमिनॉन्स इज कॉल्ड बाइसेक्सुअलिटीज। ऐसे पौधे जिसके पुष्प में क्या हुआ करता है, एक ही पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाया जाता है। और जब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाया जाएगा तो उसको परागकण के लिए और उसको वर्तिकाग्र के लिए किसी दूसरे पे आश्रित भी नहीं होना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से जब चाहेगा वो तब स्वपरागण कर सकता है। तो ये पहली कंडीशन। जैसे अब सरसों होता है, ये सब जो आपके ज्यादा करके जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं वो आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, पहली कंडीशन। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्वपरागण के लिए अनुकूल दशा, स्वपरागण के लिए निम्न दशाएं होती हैं। नंबर 1 बाइसेक्सुअलिटी, द्विलिंगिकता। वह पुष्प जिसमें एक ही पुष्प में क्या होता है, पुंकेसर एवं स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, जो स्वपरागण के लिए अनुकूल होता है। ये चीज हो गया, पहली कंडीशन क्लियर। दूसरी होती है समकाल पक्वता, होमोगैमी। सम माने होता है एक, बराबर, काल माने समय, पक्वता माने परिपक्व होना। मतलब कि जो ये पुंकेसर है, मान लीजिए पुंकेसर है और स्त्री केसर है, अगर ये दोनों किसी पुष्प में एक साथ मैच्योर होते हैं। अब मैच्योर होने का मतलब कि उसमें से परागकोश से परागकण निकले और स्त्री केसर में बीजांड का विकास हो चुका हो। अगर जब पौधों में क्या हुआ करता है, पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही समय में परिपक्व होते हैं तो उसे हम समकाल पक्वता कहते हैं। अगर एक समय में जब परिपक्व होंगे तो बढ़िया सा पुंकेसर से परागकण निकलेंगे और जाकर के स्त्री केसर पे गिर जाएंगे। तो ये इसके लिए पहली दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि जब पुष्प में क्या होता है कि पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही समय में परिपक्व होते हैं तो उसे हम समकाल पक्वता के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। ये भी स्वपरागण के लिए अनुकूल दशा है। इसके बाद अगली जो डिजायर कंडीशन हुआ करती है, जो बहुत बार पूछा गया है, उस चीज को आप लोग, जैसे मैंने बता दिया, समकाल पक्वता। जब द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसर एवं स्त्री केसर एक ही समय में परिपक्व होते हैं तो उसे समकाल पक्वता कहते हैं। जैसे गुलाबास, मिराबिलिस जलापा, जिसपे अपूर्ण प्रभाविता के नियम का क्या किया गया था, कार्ल कोरेस ने प्रयोग किया था। अब इसमें क्या हुआ करता है कि एक ही समय में पुंकेसर और एक ही समय में स्त्री केसर क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। लेकिन अभी जब आप परपरागण देखेंगे तो परपरागण में ऐसा नहीं होता है। उसमें स्त्री केसर अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है और पुंकेसर अलग टाइम पे। तो कभी कभी स्त्री केसर पहले मैच्योर हो जाता है, फिर कभी कभी पुंकेसर मैच्योर हो जाता है। लेकिन जब दोनों एक साथ मैच्योर होते हैं
तो उसको हम लोग समकालपक्वता कहते हैं। अगला जो ये टॉपिक है लिखा गया है निमिलिकता, क्लैस्टोगैमस फ्लावर। ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर पूछा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं निमिलित पुष्प किसे कहते हैं। आपको या अनुलिम्न इसको भी कहा करते हैं, अनुलिम्न पौधे पुष्प भी कहते हैं। ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, ये जान लीजिएगा। बहुत पूछा जाता है निमिलित पुष्प क्या है या निमिलिकता क्या है, क्लिटोगैमस या क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है। तो ऐसे पुष्प जो कभी खिलते ही नहीं हैं उन्हें हम क्या कहा करते हैं, निमिलित पुष्प कहते हैं। और जब ये कभी खिलते नहीं हैं तो इनमें बंद अवस्था में ही, उसी के ही अंदर क्या होता है, परागकण गिर जाते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और उसमें परागण की क्रिया हो जाती है। ये खिलते नहीं है फूल। ये आप जान, जैसे कनकौआ होता है, आपकी मूंगफली हुआ करती है, ऑक्जेलेसिस होता है, ये सब पौधे ऐसे होते हैं। बहुत बार पूछा गया है, ये जान लीजिएगा निमिलिकता। तो इसके कारण क्या होगा, जब बंद ही है तो उसमें से किसी बाहर का परागकण आएगा ही नहीं, दूसरे पुष्प का, वो अपने ही अंदर सब सेटअप कर रहा है, तो ये स्वपरागण होगा, ये जान लीजिएगा। ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, नहीं खिलेंगे, निमिलित या अनुमिलीय पुष्प कहलाते हैं। इनमें बंद अवस्था में ही क्या हो जाता है, परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे कनकौआ है, ऑक्जेलेसिस है और वायोला है, ये आदि। तो ये 3 फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी और क्लिटोगैमस फ्लावर। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एकदम क्लियर हुआ हो तो एक बढ़िया सा कमेंट कीजिए। और अब हम आगे बढ़ चलते हैं आपको अगले टॉपिक की तरफ, वो है स्वपरागण से लाभ। सबसे पहली चीज तो मैंने बताया था कि स्वपरागण में पौधा बदलता नहीं है, और जब पौधा बदलता नहीं तो उसी का मेल गैमीट होता है और उसी का फीमेल गैमीट होता है, तो जो आपका बीज बनता है उसका वंश कभी बदलता ही नहीं। ये इसका लाभ है जी, अशुद्ध प्रजाति का, एकदम प्योर। अगर बौना पौधा है तो जो नया बीज बनेगा वो बौने का ही होगा, ये ध्यान दीजिए। इसलिए लिखा गया है स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंश चलता रहता है। कभी इसमें जान लीजिए हाइब्रिड वाला नेचर नहीं आएगा, प्योरिटी एकदम क्लियर रहेगी, एग्जैक्ट रहेगा। दूसरा नेचर क्या होता है, स्वपरागण के लिए अधिक मात्रा में परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात एकदम सीधी सी भाई, अगर पर परागण होता है, जैसे कीट के ऊपर है तो परागकण ज्यादा मात्रा में चिपके रहेंगे, तभी एकाध परागकण जाकर के गिरता है फूल पे, दूसरे पुष्प पे। लेकिन स्वपरागण में क्या हुआ करता है, आसपास ही, उसी पेड़ के ही आसपास गिरता है परागकण, तो उसी पुष्प पे भी कभी कभी गिर जाता है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ परागकण की जरूरत नहीं होती है, अनव्यर्थी ही होते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। लेकिन पर परागण में बहुत ज्यादा पानी में बहते हुए जा रहे हैं, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे भी पुष्प होते हैं, जान लीजिए कि उनके अगर परागकण निकलते हैं, जैसे लगता है कि आप जान लीजिएगा बहुत तगड़ा से धुंध आ रही है, इतनी ज्यादा मात्रा में परागकण 2-3 करोड़ परागकण छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है कि इसमें परागकण की ज्यादा मात्रा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक ही पौधे तक सीमित रहता है। दूसरी चीज होता है स्वपरागण से क्या होता है, स्वपरागण में परागण के लिए एक पादप को दूसरे पादप में निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ये भी एकदम बात सही है भाई। अगर स्वपरागण हो रहा है तो उसमें मैंने बताया पौधा बदलेगा नहीं, तो उसका परागकण भी उसको मिल जाएगा और उसका आपका स्त्री केसर या वर्तिकाग्र भी आपकी रहेगी। तो जो पौधा रहेगा वो अपना स्वयं सेल्फ, मेल गैमीट हमारा है, फीमेल गैमीट हमारा है, नो, हम आपके ऊपर डिपेंड नहीं हैं, हम खुद अपना सब कुछ कर सकते हैं। फिर अगला होता है कि जब इसमें क्या होता है, स्वपरागण में किसी ज्यादा माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो स्वपरागण में जो होता है कि पुष्प में सुगंध की भी आवश्यकता नहीं है कि कोई इसमें ज्यादा स्मेल हो तो कीट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और फिर ना तो जब सुगंध नहीं होगा तो ना रंग की आवश्यकता होगी, ना मकरंद ग्रंथियां, जो मकरंद ग्रंथियां होंगी तो तभी स्मेल आएगी। तो ये 3-4 कंडीशन मैंने बता दिया, बहुत अच्छी टॉपिक है जो स्वपरागण से क्या होता है, लाभ होता है। और अब बता रहे हैं स्वपरागण से हानि क्या है। हानि स्वपरागण से नंबर 1 ये है कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज शीघ्रता से नहीं पकते हैं। जब इसके अंदर शुद्ध लक्षण होता है, आपको मैं बार बार समझा दे रहा हूं कि जब एक ही लक्षण रहता है, उसी का मेल उसी का फीमेल, तो जो करेक्टर्स हुआ करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण जो ये बीज होते हैं जल्दी से पकते नहीं हैं, आकार में छोटे रहते हैं, बहुत हल्के हुआ करते हैं। और एक चीज़ ये भी होता है कि इसमें जो अनुवांशिक रोग होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते रहते हैं, जिसके कारण जो इसके बीज से बने हुए तने होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं, कमजोर होते हैं। ये स्वपरागण की हानि होती है। और इसीलिए आपको बता दे रहे हैं कि स्वपरागण में एक ही उपयोग सबसे बेस्ट है
कि इसमें वंश सही चलता रहता है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, जब बीज ही हमारा ज़्यादा नहीं बड़ा रहेगा, भारी रहेगा, हल्का रहेगा, पकेगा जल्दी से नहीं, तो वो किसान के लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए हम सोचते हैं कि अगर कभी कोई कहे कि स्वपरागण और पर परागण की तुलना में ज़्यादा कौन आपके लिए बेटर है, तो अगर हम एग्रीकल्चर के एरिया से देखें और जेनेटिक एरिया से देखें तो पर परागण बेस्ट होता है किससे, स्वपरागण से। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे देखिए लिखा गया, स्वपरागण से उत्पन्न बीज शीघ्रता से नहीं पकते हैं। फिर जो बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, जिसके कारण नई प्रजातियों का निर्माण नहीं हो पाता है। डार्विन वाला मार्क्सवाद यही कहता है कि नई जातियां बननी चाहिए, लेकिन इसमें तो वंश वही चला आ रहा है। अगर जैसे पौधा है, नाटा है, तो नाटा ही रहता रहेगा हमेशा। तो आप बताइए कहाँ से चलेगा? चेंज, परिवर्तन होना चाहिए हमेशा, ये जान लीजिएगा। और फिर स्वपरागण से उत्पन्न बीज हल्के व आकार में छोटे होते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया, बहुत होते हैं। और फिर स्वपरागण से आनुवांशिक रोग, अगर मान लीजिए वही लक्षण एक से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, अगली पीढ़ी में जा रहा है, तो जो आनुवांशिक रोग होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या रहते हैं, जाते रहते हैं, जिसके कारण जो पौधा होता है वो जल्दी से बहुत रोगों से क्या होता रहता है, ग्रसित रहता है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या किया, पूरा स्वपरागण का पूरा आपको डिटेल बता दिया। इसमें इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा कि ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं, ये जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पूरा टॉपिक आपको मैंने आज स्वपरागण के लिए अनुकूल दशा और इससे क्या लाभ है और इससे क्या पूरी हानि है मैंने आपको बता दिया। और अब आपको आगे, इसके आगे हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।